तो भाई इजराइल आज सुबह उठा, उन्होंने YouTube पे ऑपरेशन सिंदूर का फुटेज देखा और उन्होंने सोचा बेसिकली ट्रंप की लैंग्वेज में समझाया जाए तो इजराइल ने ये किया। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. इजराइल ने कहा कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के बहुत पास आ चुका है और ईरान ने कई बार बोला है कि वो इजराइल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यूएस ने भी टैसिटली इन स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया है, जैसे कि आप ट्रंप के इस वीडियो से देख सकते हैं। Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. I want to have an agreement with Iran. We're fairly close to an agreement. We are fairly close to a pretty good agreement. और इस समय पे ट्रंप ईरान को धमकियां भी दे रहा है और ईरान ने जो मिसाइल्स वापस फायर किए हैं इजराइल के ऊपर, उनको अमेरिका इस समय पे गिरा भी रहा है। तो क्लियरली वो इसमें इजराइल को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस इशू के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या ये ईरान और इजराइल की जो फाइट है ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, और इस लड़ाई में भारत को क्या करना चाहिए, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, और अगर ये एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप हो जाता है आने वाले दिनों में तो भारत को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो भाई 13 जून को इजराइल ने सुबह ये ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ये नाम रैंडमली नहीं रखा गया है। इसका एक एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग सिंबॉलिक मीनिंग है। लायन जो है ये एंशिएंट पर्शिया का एक सिंबल है, और जब शाह ऑफ ईरान पर राज किया करते थे तो उनके फ्लैग का भी ये सिंबल हुआ करता था। शाह ऑफ ईरान, याद कीजिए, इज द प्राइमरी ओपोनेंट टू द इस्लामिक डिक्टेटरशिप ऑफ ईरान। शाह को पावर से हटाया गया था 1979 में आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो इस ऑपरेशन के बारे में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. उन्होंने कहा कि एक प्रीएम्प्टिव प्रिसाइज स्ट्राइक थी जो ईरान के अग्रेशन के खिलाफ इजराइल ने किया था। आईडीएफ के अकॉर्डिंग ये स्ट्राइक्स इंटेलिजेंस ड्रिवन, हाई प्रिसिजन और कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड थे एंड जेन्युइनली काफी सरप्राइजिंग है और काफी इंसेन है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मेटिकुलसली इन स्ट्राइक्स को प्लान किया गया था। तो इन स्ट्राइक्स में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और आईआरजीसी जो उनका आर्म्ड फोर्सेस है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनके लीडरशिप को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट था नातान्ज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, जहां पे ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा था जो कि डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम से भी जुड़ा हुआ था। साथ ही इजराइल ने इन लोकेशंस पे भी अटैक किया है। खोंदाब और खुर्रामाबाद के न्यूक्लियर लैब्स, अराक हैवी वाटर रिएक्टर, परचीन के मिलिट्री रिसर्च सेंटर्स, तबरेज में एयर डिफेंस बैटरीज, और सबसे बड़ी स्ट्राइक थी तेहरान में आईआरजीसी के टॉप ऑफिसर्स के घरों पर। न्यूज से पता चला है कि आईआरजीसी के ऑलमोस्ट सारे टॉप कमांडर्स मार दिए गए हैं, जैसे कि हुसैन सलामी जो आईआरजीसी का चीफ था, मोहम्मद बघेरी जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था, गुलाम अली राशिद और अली शामखानी। और इतनी प्रिसीजन से ये स्ट्राइक्स किए गए हैं कि अगर आप इन स्ट्राइक्स के फोटो देखेंगे तो ये जो आईआरजीसी के ऑफिशियल्स के अपार्टमेंट थे उनको हिट किया गया है, लेकिन उसके जो बगल वाले अपार्टमेंट है दे वर कंप्लीटली अनअफेक्टेड। इनफैक्ट अगर आप पिक्चर्स को देखेंगे तो बगल वाले अपार्टमेंट्स की खिड़कियां भी इंटैक्ट है और लाइट भी ऑन है। इतनी प्रिसीजन से हिट किया है। 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस ऑपरेशन में एंड 330 प्लस बॉम्ब्स और मिसाइल्स ड्रॉप किए गए थे ऑन 100 प्लस टारगेट्स। और इनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आप देखिए आईडीएफ की, कि इजराइल ने ईरान के ऑफिसर्स को एक कमांड बंकर में साइकोलॉजिकल टैक्टिक से फंसाया, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया, उनकी सोच समझी कि भाई अगर हम यहां पर अटैक करेंगे तो ये सारे इनके ऑफिसर्स जो हैं ये इस बंकर में जाकर छुपेंगे, और फिर उसी बंकर पे उन्होंने स्ट्राइक करके उड़ा दिया और साथ में ही कई सारे ऑफिसर्स को उड़ा दिया। मतलब जिस लेवल की इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग चाहिए होती है ऐसे मिशन के लिए, वो लिटरली दिमाग हिला देने वाली है। एक इजरायली सिक्योरिटी सोर्स ने रिवील किया है कि मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस क्रिएट करके रखा हुआ था, बताइए। और जैसे ही इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया उस समय पे इजराइल ने ईरान के अंदर जो उनका ड्रोन बेस था वहां से एक्सप्लोसिव ड्रोन्स लॉन्च किए जो तेहरान के पास के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रहे थे, ताकि ईरान इजराइल के इस एयर अटैक के खिलाफ रिटेलिएट ही नहीं कर पाए। इसके पैरेलल मोसाद की कमांडो यूनिट ने सेंट्रल ईरान के अंदर की एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स डिप्लॉय किए, और जैसे ही सिस्टम्स हिट हुए इजरायली जेट्स
टारगेट्स के लिए पूरा रास्ता क्लियर हो गया। दिस वाज ए मास्टर क्लास इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्टेल्थ, एस्पियोनाज एंड सर्जिकल प्रिसीजन। इजराइल ने डिकैपिटेशन स्ट्राइक स्ट्रेटेजी यूज की है और डायरेक्टली उनकी न्यूक्लियर लीडरशिप को साफ किया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे फेरेदून अब्बासी, मेहदी तेरांची, जो कि उनके नोटेबल फिजिसिस्ट हैं जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, उसके साथ साथ 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। तो बेसिकली इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, गधा पालिए, लेकिन यहूदियों से पंगा मत पालिए। तो नेतन्याहू ने इसके बाद एक अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक ईरान का जो भी न्यूक्लियर थ्रेट है उसको हम कंप्लीटली डिसमेंटल नहीं कर देते। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. उसके रिस्पांस में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा है कि ये एक क्राइम है, इसका बदला लिया जाएगा और हम एक बिटर और पेनफुल रिटेलिएशन लेंगे इजराइल के खिलाफ। उसके बाद ईरान ने 100+ ड्रोन्स लॉन्च किए हैं इजराइल की तरफ वाया इराक एंड जॉर्डन रूट्स। मल्टीपल मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और इजराइल के सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद कुछ मिसाइल्स जो है वो उस डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू चली गई हैं और तेल अवीव में कुछ लोकेशंस को ईरान ने एक्चुअली हिट किया है। और इस पूरे ऑपरेशन से पूरे ग्लोबल शॉक वेव्स जनरेट हुए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 13% जंप हुआ है। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स जो ओमान में हो रहे थे ऑलमोस्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके हैं। यूएस ने देखिए ऑफिशियली तो बोला है कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इस बात पे दुनिया को उतना ही भरोसा होना चाहिए जितना भारत की ऑडियंस को था जब अक्षय कुमार ने बोला था कि हाउसफुल 5 विल बी द बेस्ट कॉमेडी मूवी ऑफ द ईयर। क्योंकि आप देखिए कि ये पहले से ही इजराइल को चढ़ा रहे हैं ईरान के खिलाफ। The Israeli attack was made because we are perceived as being weak and ineffective and with a really weak leader. But we're going to take care of Israel and they know that. Bibi called me yesterday, called me the day before. We have a very good relationship. Israel wants peace. They really want peace. And I give this gentleman a great deal of credit. और इस समय पे जब इजराइल ने स्ट्राइक किया है उस समय पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे जाके ईरान को ओपनली धमकियां दे रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सियोस, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें 2 इजरायली ऑफिशियल्स ने बताया है कि ट्रंप और उनकी टीम पब्लिक में तो इजरायली अटैक का ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में वो एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं इस अटैक को। बेसिकली अमेरिकन्स का असली गोल ये था कि ईरान को ये फील हो कि कोई अटैक नहीं होने वाला है, भाई हम तो निगोशिएट करने वाले हैं आपके साथ कल, ताकि जो ईरानियन टारगेट्स इजराइल की लिस्ट में थे वो अपनी लोकेशन ना बदलें या फिर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ना करें। और देखिए ऊपर से अमेरिका जो है इजराइल को डायरेक्टली कई सालों से फंड करता आ रहा है। यूएस की मिलिट्री एड इजराइल को अभी हर साल लगभग अराउंड $4 बिलियन मिलती है। हर साल $3.3 बिलियन इन एफएमएफ ग्रांट्स मिलते हैं इनको यूएस गवर्नमेंट से, यूएस का इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और $500 मिलियन मिलते हैं जॉइंट मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स। तो जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है कि भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये स्टेटमेंट उतना ही फेक है जितने फेक वो नंबर्स हैं जो राहुल गांधी इन्वेंट करते हैं। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। जो एक्चुअल पैसा दिया गया है वो 26,570 करोड़ रुपए दिया। मैं तो सुन रहा हूँ कि ट्रंप ने राज शमानी के पॉडकास्ट में एक स्लॉट भी बुक किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई उनको तो इस अटैक के बारे में पता ही नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि भाई इजराइल ने क्यों अटैक किया ईरान पे और यही समय क्यों चूज किया है, क्यों अटैक किया? इज वेरी सिंपल। ईरान कई सालों से धमकी देता हुआ आ रहा है इजराइल को कि भाई हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। और इजराइल ने इस समय अटैक इसलिए किया है क्योंकि इजरायली मोसाद को और टॉप लीडरशिप को ये इंफॉर्मेशन मिली है अकॉर्डिंग टू इजराइल कि ईरान न्यूक्लियर ब्रेकआउट स्टेज तक पहुंच चुका है, यानी वो एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही दूर है। ऊपर से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो 9 न्यूक्लियर बॉम्ब तक डेवलप कर सकते हैं। They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. और इसलिए इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं ताकि ईरान इन न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर सके और फिर उनसे इजराइल को ना टारगेट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। उसके ऊपर से आप देखिए इजराइल के पास और भी रीजन है ईरान को टारगेट करने का, क्योंकि ईरान कई सालों से ओपनली इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों को
फंडिंग और सपोर्ट देता आ रहा है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको पैसा, रॉकेट्स, ट्रेनिंग और लीडरशिप सपोर्ट मिलती आ रही है डायरेक्टली ईरान से। और भले ही ईरान डायरेक्टली अक्टूबर 7 के अटैक्स में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन गाजा में अक्टूबर 7 के बाद मिलने वाले मिसाइल डिब्री में मेड इन ईरान मार्किंग्स मिली है और हमास ने जो वेपन्स यूज किए हैं वो भी ईरान में प्रोड्यूस हुए थे। ये क्लियर प्रूफ है ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। और अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ईरान ऑफिशियल्स ने प्री प्लानिंग फेज में हमास लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखा हुआ था अक्टूबर 7 के अटैक्स के पहले, और अटैक्स के समय भी ईरान हमास के बीच में अपेरेंटली कांटेक्ट था। और ईरान प्रॉक्सी अटैक्स के अलावा डायरेक्ट अटैक्स भी कर चुका है, जैसे अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया था। फिर अक्टूबर 1 को फिर से ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इस बार 200 रॉकेट्स मारे थे इजराइल पर। इसके अलावा भी ईरान ने कई बड़े प्लान्स बना रखे हैं। ईरान ने पब्लिकली एक नया मिसाइल सिटी कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें अंडरग्राउंड रखे हुए हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स फिर ईरान ने शोकेस भी किए हैं। अरे यार, इस तरह से पाकिस्तानियों को आइडियाज मत दो। देखिए, इस समय पे यूरोप स्मार्ट सिटीज बना रहा है, इंडिया गिफ्ट सिटी बना रहा है, अमेरिका के पास सिलिकॉन वैली है और ईरान ने मिसाइल सिटी बनाई है। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान भी एक भिखारी सिटी बना रहा है, जहां पर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हिट करना चाहते हैं फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ भिखारीज इन वन एरिया। और सर, आई एम सॉरी, मुझे खबर आ रही है कि ये शहर उन्होंने ऑलरेडी डेवलप करके रखा हुआ है। उस शहर का नाम है इस्लामाबाद। तो देखिए, अब सवाल आता है अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट का। तो जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है इजराइल की स्ट्राइक्स के बाद, उससे क्लियर हो जाता है कि चलिए, भले ही अमेरिका ने डायरेक्टली इन स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक अमेरिका को प्रायर नॉलेज थी इन अटैक्स की, और शायद अमेरिका की ब्लेसिंग के साथ ये अटैक्स किए गए हैं। तो भैया, सो मच फॉर ट्रंप बीइंग द एंटी वॉर प्रेसिडेंट। और जिस तरह से धमकियां दे रहा है ट्रंप ईरान को, उससे तो लगता है कि ट्रंप ये जंग चाहता है। और ट्रंप ने पाकिस्तान के लेवल की पलटी मारी है। साल भर पाकिस्तान साला गजवाए हिंद की धमकी देता रहता है भारत को, और उसके बाद 6 घंटे में सरेंडर कर देता है। तो साल भर उसने बोला है कि हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते, और इस समय पे ट्रंप धमकी दे रहा है ईरान को कि भाई, इस स्ट्राइक का अगर आपने रिटेलिएट किया तो यूएस और इजराइल मिलके और मारकाट मचाएगा और ट्रंप को फिर से ये कहने का मौका मिलेगा। They did a lot of shooting and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. और ऑलरेडी आप अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखिए कि वो इस समय पर इजराइल को, जो ईरान ने मिसाइल्स इजराइल की तरफ मारे हैं, उनको शूट डाउन करने में मदद कर रहा है। तो क्लियरली उनकी इन्वॉल्वमेंट अब तो हो चुकी है और वो ओपनली इजराइल के साथ खड़े हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर एसेट्स को डेवलप करने की कोशिश करता है या इजराइल के खिलाफ एस्केलेट करता है, तो यूएस डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन ईरान के खिलाफ लेगा। और यहां पर आती है सरप्राइजिंग बात, यहां पर आती है कहानी में ट्विस्ट। और आपको याद होगा कि ट्रंप कितना उछल के सीज फायर करवाना चाहता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कितना उछल के वो क्रेडिट ले रहा था कि मैंने सीज फायर करवा दिया। नूर खान बेस पे जैसे ही अटैक हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने ट्रंप को फोन किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को फोन करके सरेंडर किया, और उसके बाद तुरंत ट्रंप ने इंडिया को फोन किया कि भाई, बात मान लो इनकी। मुझे लगता है कि इसी वजह से पिछले कुछ हफ्तों से यूएस पाकिस्तान के साथ अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की इतनी बातें कर रहा है। इतना प्यार अचानक से इनको इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ समय से प्लान कर रहा था कि भाई, ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होगा। इसलिए हो सकता है कि हमको पाकिस्तान के ये बेसिस इस्तेमाल करने पड़े अगर ईरान के साथ फुल ब्लोन कॉन्फ्रंटेशन होता है तो। और उनको शायद इस बात का डर था कि अगर इंडिया बहुत अग्रेसिवली ऑपरेशन सिंदूर में एक्ट करता है तो पाकिस्तान कहीं इन्हीं एयर बेसिस को मिट्टी में ना मिला दे। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो नूर खान एयर बेस है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने उड़ा दिया था, वो एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल्ड एयर बेस है। और खबर तो यहां तक आती है कि इतना कंट्रोल है अमेरिकन का वहां पे कि कई हाई लेवल पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को वहां पे एंट्री भी नहीं मिलती है। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है। उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ट्रंप ने इंडिया को नूर खान बेस टारगेट होने के बाद फोन किया और बोला, भाई भाई भाई, मेरा माल है, क्या कर रहे हो, मेरे माल को क्यों उड़ा रहे हो। अब देखिए, बात करते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान में प्लानिंग क्या कर रहे हैं। देखिए, देखने से तो ये लगता है, और नेतन्याहू और ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे भी ये लगता है कि वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, इस्लामिक डिक्टेटरशिप जो है उसको हटाना चाहते हैं, और वहां पर शाह या कोई ऐसा लीडर बिठाना चाहते हैं जो यूएस की डिमांड्स के लिए ज्यादा ओबीडियंट हो। अगर देखिए ईरान में तख्ता पलट होता है और वहां पर प्रो यूएस शाह रिजीम वापस आती है, तो याद रखिए कि उनकी लॉयल्टी ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ होगी और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और उनके इंटरेस्ट की तरफ होगी। और ये जो रिजीम चेंज है, इंडिया में कुछ लोग हो सकता है खुश हो रहे हो कि अरे इस्लामिक रिजीम हट गई, बट दिस कैन बी अ डबल एज सोर्ड। एक तरफ एक इस्लामिक कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रही थी, ये
डेंजरस है, ईरान के आसपास के पूरे एरिया के लिए डेंजरस है, इंडिया के लिए डेंजरस है, पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है। स्पेशली एक ऐसी रिजीम के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स जाना जहां बहुत सारे इस्लामिक रेडिकल्स भरे पड़े हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिजीम चेंज हो सकता है, अगर रिजीम चेंज हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के नेबरहुड में एक और प्रो यूएस पपेट रिजीम आकर खड़ी हो जाएगी। इससे यूएस को एक परफेक्ट कॉरिडोर मिल जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और मिडिल ईस्ट में। और सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश भी इस मूव को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों भी ईरान के दो बड़े मेजर राइवल्स हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन भारत को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यूएस ने बार बार इंडिया के इंटरनल मैटर्स में हाथ डाला है, इंडिया को बार बार ट्रिप करने की कोशिश की है, इंडिया के प्रोग्रेस में बार बार रोड़ा डालने की कोशिश की है, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, राम मंदिर का डिसीजन हो, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो या एंटी सीएए राइट्स हो। यूएस के डीप स्टेट ने, यूएस की मीडिया इकोसिस्टम ने बार बार एक नैरेटिव बनाकर पुश करने की कोशिश की है भारत के अगेंस्ट। चलिए ट्रंप ने उतना नहीं किया था, लेकिन ट्रंप अपने सेकंड टर्म में तो उंगली कर रहा है ना भारत को। और ऊपर से आप देखिए ओपनली पाकिस्तान जैसे आतंकी स्टेट को ये लोग फंडिंग और सपोर्ट दे रहे हैं आज भी। तो जितना यूएस इंडिया को स्ट्रेटेजिक एलाई बोल के प्यार दिखाता है, उतना ही वो हर एक ऐसे देश को वीकन करता है जो कभी फ्यूचर में अमेरिका का राइवल बन सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऑन द फ्लिप साइड आप देखिए ईरान की जो करंट इस्लामिक रिजीम है उनके अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और ऑब्वियसली इंडिया का स्टांस इस्लामिक आतंक के खिलाफ जाता है और उस पॉइंट पे इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि करंट इस्लामिक रिजीम जो है उन्हीं के साथ इंडिया ने इतना कोऑपरेट करके चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, जिससे इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस मिलता है और पूरे सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। चाबहार गुजरात के तट से कोचीन से ज्यादा पास है। चाबहार में चूंकि नया बंदरगाह है इसलिए वहाँ पे कोई वेटिंग टाइम भी नहीं होगा। Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will see more connectivity linkages coming out of that port. Establishing direct access to Afghanistan, Central Asia and the larger Eurasian region, effectively countering Pakistan's Gwadar port and China's Belt and Road Initiative. इस समय पे जो करंट ईरान की रिजीम है वो भी काफी एंटी पाकिस्तान है, लेकिन वहां पर अगर अमेरिका की पपेट ईरानियन रिजीम आ जाती है तो वो वही करेंगे जो अमेरिका चाहता है। और अमेरिका इस समय पे अपने एसेट्स और अपने बेसेस को जो उनके पाकिस्तान में है उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी वॉर्स और ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट करना चाहता है और नर्चर करना चाहता है ताकि वो चाइना को, रशिया को और इंडिया को कंटेन करके रख सके। तो इंडिया के लिए एक नया चैलेंज आ सकता है अगर वहां पर रिजीम चेंज होता है तो, कि भाई हम एक अमेरिकन पपेट रिजीम के साथ कैसे डील करेंगे जो ओपनली पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करेगा अमेरिका के बोलने पर। क्या आप चाबहार सर्वाइव करेगा या वहां पर भी अड़ंगा डाला जाएगा? और देखिए इस समय पर ये जो हालात हैं तो उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और देखिए ये जो अभी इस समय पर कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में, ये और एस्केलेट हो रही है। मैंने जैसा कि कहा ईरान ने ऑलरेडी स्ट्राइक बैक किया है और कुछ एरियाज तेल अवीव में हिट हुए भी हैं एंड इजराइल नाउ विल एस्केलेट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और इस वक्त इंडिया ने जो स्टैंड लिया है आई थिंक वो काफी मैच्योर और प्रैग्मेटिक है। इंडिया ने बोला है कि देखिए इजराइल, आपको इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ानी है, जितना मारना है मारिए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट मत टॉपल कीजिए। इंडिया इज डूइंग द स्मार्ट थिंग बाय सेइंग कि देखिए हम तो भाई पीस की चिंता करते हैं, हम आतंक के खिलाफ हैं, हम बस डीएस्केलेशन और पीस चाहते हैं। सेम चीज जो अमेरिका ने इंडिया को बोली थी। देखिए इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा है अगेंस्ट आतंक एंड एक्सट्रीमिज्म, लेकिन इंडिया की ईरान के साथ भी रिलेशनशिप है। एनीवे सच है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है तो सिचुएशन और डिटीरियोरेट कर सकती है। ऑयल सप्लाई पे इमीडिएट झटका पड़ेगा तो इंडिया को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया को देखना पड़ेगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व होता है कि नहीं, और क्या होता है कि अगर सही मायने में ईरान में एक रिजीम चेंज आता है तो। लेकिन अल्टीमेटली जो ईरान में हो रहा है और जिस तरह अमेरिका इस समय एक्ट कर रहा है वो एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है इंडिया के लिए। एंड दिस शुड बी द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो कि बॉस, इंडिया को कम से कम चाइना जितना स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को खुद को इतना पावरफुल और इंडिस्पेंसिबल बनाना होगा कि पूरी दुनिया डरे आपसे पंगा लेने से पहले। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना के साथ आज कोई पंगा नहीं लेता। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो लोग ऐसे लेवल पे हैं कि दुनिया को उनकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है, चाहे दुनिया उनको कितना ही हेट करे। हमेशा एक लाइन याद रखिएगा जो 2500 साल पहले थुसिडिडीज ने ग्रीस में बोली थी, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। कि भाई जो ताकतवर है उसी की चलती है और जो कमजोर है उसको ताकतवर की ही सुननी पड़ती है। ये कहावत 2500 साल पहले बोली गई थी लेकिन आज भी रेलेवेंट है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं, पावर एंड स्ट्रेंथ। जिसके पास ये है वो सेफ है, वो सक्सेसफुल है।
भारत में भी 2500 साल पहले कौटिल्य ने भी यही कहा था, हर एक देश का अल्टीमेट गोल होना चाहिए पावर अक्वायर करना। उन्होंने कहा था पावर मींस स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इज द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। कल्चर बड़ी अच्छी चीज है, सॉफ्ट पावर बड़ी अच्छी चीज है, इंटेलेक्चुअलिज्म बड़ी अच्छी चीज है, ये लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ तब तक यूजफुल है जब तक आपके पास सॉलिड हार्ड पावर हो। बिना हार्ड पावर के ये सब बकवास है। अमेरिका हो, चाइना हो, इजराइल हो, इन सब ने प्रूव दिया है दुनिया को कि अगर दुनिया में सही मायने में इन्फ्लुएंस रखना है तो उसका एक ही तरीका है, हार्ड पावर। कौटिल्य ने कहा था 2500 साल पहले कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन आखिर में दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के सामने ही झुकेगी। और ये बात हम इंडियंस को समझनी पड़ेगी, दिल में दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आप फोकस कीजिए अगले 10 सालों में अपनी इकोनॉमी को 10 से 15 ट्रिलियन तक ले जाने का। डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे फुल फोकस कीजिए, अपने इंजन बनाइए, अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स और वेपन्स टेक डेवलप कीजिए। डिफेंस स्पेंडिंग को जीडीपी का सिर्फ 2% नहीं बल्कि बढ़ाकर 4 से 5% तक ले जाइए। और पॉलिटिकली स्टेबल रहिए कम से कम 2035 तक, जब तक हम 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन जाते। जब हम वहां पर पहुंच गए तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली आपको सीरियसली लेगी, चाहे आपको जितना ही हेट करे, चाहे आपको जितनी गालियां दे, पर आपसे पंगा कभी नहीं लेगी। और एक बात और, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सोशल मीडिया पे हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रो रहे हैं कि अरे इंडिया तो अकेला हो गया, इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं करता, इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। और पाकिस्तान कोई देख लो, यूएस, चाइना, टर्की सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो तो यार पॉन है, उनका काम है कंट्रोल होना। वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटी कमजोर टर्शरी पावर है जो सिर्फ बड़े देशों के लिए एक यूजफुल इडियट का काम कर सकते हैं। तो इंडिया का गोल पाकिस्तान बनना नहीं है, इंडिया का गोल है चाइना और अमेरिका के लेवल का पावर बनना। उन दोनों देशों को देखिए, पाकिस्तान को मत देखिए। क्या चाइना और अमेरिका जाके रो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता? अबे नहीं यार, अमेरिका के पास कौन सा फ्रेंड है, चाइना के पास कौन सा फ्रेंड है? ये दोनों देश दूसरे देशों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन देशों को फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, इनको यूटिलिटी चाहिए। इंडिया को यही बात समझनी पड़ेगी, सुपर पावर्स डोंट हैव फ्रेंड्स, दे हैव एम्पायर्स। और एम्पायर्स का दुनिया के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। इसलिए इंडिया को भी हर रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल बनाना पड़ेगा। हमारा कोई ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ये सब बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं यार, दिस इज बेटा बिहेवियर। आपको बेटा बनना है, इंडिया को एक बेटा देश बनाना है, अगर विश्व गुरु बनना है, अगर अमेरिका के लेवल का वर्ल्ड पावर बनना है, तो दुनिया को इमोशनली नहीं देखना, दुनिया को ट्रांजैक्शनली देखना पड़ेगा। आज इंडिया के फ्रांस, ईरान, इजराइल, रशिया, यूएसए, सऊदी के साथ पॉजिटिव ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं। अगर इंडिया के बस की कुछ नहीं होती, गरीब देश होता, तो इनमें से कोई भी देश हमारी तरफ नहीं देख रहा होता। आज जब अमेरिका अपने इंटरेस्ट में कुछ कर रहा है जिससे इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, तो रो मत, कंप्लेन मत करो, समझो कि ये क्या है, दिस इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन। और ऐसे ट्रांजैक्शन में खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि नेक्स्ट टाइम अमेरिका भी सोच समझ के काम करे कि भाई हम इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। दुनिया का यही रूल है, यही हमको 2500 साल पहले कौटिल्य ने समझाया था, यही हमको 2500 साल पहले थुसिडिस ने समझाया था। और यही लेसन हम इंडियंस को समझना पड़ेगा। कल्टिवेट पावर, कल्टिवेट हार्ड पावर। जब हम 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे, तब अपने आप पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी। एंड आई वांट टू आस्क यू, क्या आप एक किसी पर्टिकुलर साइड का साइड ले रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में? आपको क्या लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और एस्केलेट हो सकती है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज एपिसोड। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।